पागल लड़की और जादुई पेड़ का जादू। बहुत समय पहले की बात है। जिया अपनी बूढ़ी दादी के साथ दयानगर में रहती थी। जिया जब छोटी थी तब उसके माता पिता का एक कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद वो इस दुनिया से चल बसे थे। जिया बाकी बच्चों से अलग थी, जिससे सारे काम उल्टे होते थे, जिस वजह से उसकी दादी हमेशा उससे परेशान रहती थी, क्योंकि उसे जो भी काम कहो वो उस काम का उल्टा ही करती थी। जिया हमेशा अपनी दादी का काम करने की कोशिश करती थी, लेकिन वो हमेशा ही अपने एबनॉर्मल दिमाग की वजह से काम उल्टे कर दिया करती थी। एक दिन की बात है जब जिया की दादी उससे कहती है, ये ले बेटा सब्जी की लिस्ट, जा बाजार से सब्जी लिया और पैसे ध्यान से लेकर जाना और बचे हुए पैसे मुझे वापस लौटाना। ठीक है दादी, मैं लिस्ट के हिसाब से सारी सब्जी ले आऊंगी। जिया लिस्ट लेकर बाजार की तरफ चली जाती है और सब्जी लेने लगती है। लिस्ट में आलू, बैंगन और प्याज लिखा होता है। जिया बाजार पहुंचती है और सब्जी वाले से कहती है, भैया मुझे भिंडी, लौकी और धनिया दे दो। सब्जी वाला उसे सब्जी दे देता है और जिया पैसे देकर अपने बचे हुए पैसे लेना भूल जाती है। जिया घर वापस लौटती है और अपनी दादी को सारी सब्जियां देती है। सब्जियां देखकर दादी उसे गुस्से से कहती है, बेटा मैं तुझे आलू, बैंगन और प्याज लाने को कहा था और तो सबसे अलग सब्जी लाई है, भिंडी, लौकी और धनिया। ये कोई सही बात है? और हाँ, मुझे पैसे दे जो बचे हैं। दादी वो दादी, मैं पैसे वहीं भूल गई। हे भगवान, एक इसके माता पिता थे जो पढ़े लिखे और समझदार थे, जो मुझे संभालते थे, और एक ये है, इसे मैंने 200 रुपए दिए थे, उसमें से बचे हुए पैसे भी ये सब्जी वाले को ही दे आई है। अब मैं इसका क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता। चिंता मत करो दादी, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगी। मैं अभी जाती हूँ और बाजार से पैसे वापस लेकर आती हूँ। इतना कहकर जिया सब्जी वाले के पास चली जाती है। हे भगवान, देखो मैंने इसको पैसों की बात कही तो ये सीधा ही सब्जी वाले के पास पैसे लेने चली गई। अब इतनी रात में पैसे देने के लिए कौन बैठा होगा? जिया सब्जी वाले से पैसे लेकर घर वापस लौट रही होती है और बड़बड़ाते हुए कहती है, मुझे हर कोई पागल ही कहता रहता है, जिसे देखो वो मेरा मजाक उड़ाता है। अब मैं दादी को ये पैसे दे दूंगी ताकि दादी चैन की सांस ले सके और मुझे भी लेने दे। घर पहुंचकर जिया अपनी दादी को पैसे दे देती है और गुस्से से सो जाती है। उसकी दादी उसके कमरे में खाना लेकर जाती है और उसे उठाकर खाना खिलाती है। तभी उससे कहती है, बेटा बुरा नहीं मानते, मेरा इस दुनिया में तेरे अलावा और है ही कौन। ये ले आराम से खाना खा फिर सो जा। अपनी दादी की बातें सुनकर जिया को थोड़ा बहुत सुकून आता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। दिन बीतने के साथ साथ बूढ़ी दादी और ज्यादा बूढ़ी होने लगती है। धीरे धीरे उनके घर में पैसों की कमी होने लगती है और जिया अब बड़ी हो जाती है। लेकिन जिया वैसे ही पागलों वाली हरकतें करना बंद नहीं करती। एक दिन जिया की दादी जिया को मंदिर लेकर जा रही होती है। रास्ते में जिया बहुत ज्यादा हरकतें कर रही होती है। तभी जिया की बूढ़ी दादी परेशान होकर वहीं बैठ जाती है और सर पकड़कर कहती है, हे भगवान, मैं तो इसकी दादी हूँ, इसलिए इसकी हरकतें झेल लूंगी, लेकिन कल को इसकी शादी होगी, इसका घर बसेगा तो ये कैसे रहेगी, इसकी सास इसके साथ कैसा बर्ताव करेगी और फिर इसका पति इसको रखेगा भी या नहीं। रास्ते में एक पेड़ के पास बैठी बूढ़ी दादी ये सारी बातें कर रही होती है कि तभी पेड़ में से आवाज आती है, परेशान मत हो दादी, जिया को ठीक करने का मेरे पास एक तरीका है। मेरे पास एक जादुई छड़ी है जिससे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अपनी जिया को मेरे पास बिठा दो। जिया पेड़ के पास बैठ जाती है। जादुई पेड़ अपनी जादुई छड़ी से जिया के ऊपर 4 बार घुमाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। पेड़ के गायब होते ही जिया बहुत समझदारी के साथ अपनी दादी से कहती है,
दादी हम क्या कर रही हैं यहाँ बैठकर, हमें घर चलना चाहिए। जिया की बातें सुनकर दादी को एहसास हो जाता है कि जिया ठीक हो गई। मैं जादुई पेड़ का धन्यवाद करती हूँ। अगर आज आप ना होते तो मेरी पोती ऐसे ही परेशान रहती और मुझे भी करती। ऐसी गरीबी में मेरे पास कुछ भी नहीं जो मैं इसका इलाज कर पाती। आज आपने मेरी पोती को ठीक कर दिया। अब हम आराम से रह सकेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर दादी पोती दोनों मिलकर अपने घर वापस लौटती है। घर में सारा सामान बिखरा हुआ देखकर जिया कहती है, ये किसने बिखेर दिया? लाओ मैं ठीक कर दूं और फिर खाना बना देती हूँ। जिया पूरा घर समेटकर सही से कर देती है और साफ सफाई करने के बाद खाना बनाने की तैयारी करती है। जिया रसोई में जाकर देखती है तो थोड़े बहुत चावल रखे होते हैं। जिया वही चावल बना देती है और नमक डालकर मिर्च के साथ खुद भी खा लेती है और अपनी दादी को भी खिला देती है। जिया अपनी दादी से कहती है, दादी मैं सोच रही हूँ कि कहीं घर में साफ सफाई का काम करने लगूं। लेकिन तुम अभी से ये सब काम कैसे करोगी? दादी आप घर का ख्याल रखो, मैं साफ सफाई किया करूँगी। जिया बाहर जाती है और काम ढूंढती है। बहुत मुश्किल से उसे एक घर में काम मिलता है जहाँ पर काम वाले की जरूरत होती है। जिया अगले दिन से वहाँ काम करने लगती है और कुछ दिनों तक ऐसे ही काम करती है और अपनी सैलरी आधी एडवांस में लेकर घर का सारा राशन ले आती है। आज मेरी दादी खुश हो जाएगी क्योंकि घर में राशन के नाम का एक दाना तक नहीं था और हम कई दिनों से चावल ही खा रहे थे। जिया घर पहुंचते ही दादी को सारा सामान दिखाती है और तुरंत रसोई में जाकर खाना बना देती है। आ जाओ दादी, आज हम दाल रोटी खाएंगे। बहुत दिनों बाद, लेकिन आज मैंने आपको अच्छा खाना खिला पाई हूँ। मेरी छोटी सी पोती ने मुझे खाना ही खिला दिया, वही बड़ी बात है। मैं तुझसे बहुत खुश हूँ बेटा। अगर आज तू ना होती तो मेरा दुनिया में कोई ना होता। एक तू ही है जो मेरा सहारा है। ऐसे ही कुछ दिनों तक जिया घरों में काम करके कुछ पैसे इकट्ठे कर लेती है और घर के लिए कुछ न कुछ लाती रहती है। एक दिन आता है जब जिया के पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो जिया अपना सब्जी का काम डाल लेती है और कई दिनों तक जिया मार्केट में जाकर सब्जी बेचती है। सब्जी बेचने के बाद बहुत फायदा होता है जिसकी वजह से जिया के पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं। धीरे धीरे वो सब्जी का व्यापार एक अच्छे लेवल पर करने लगती है। अब जिया के पास किसी बात की कोई कमी नहीं होती। धीरे धीरे जिया की दादी अब अच्छा महसूस करने लगी थी क्योंकि घर में खाने को सब कुछ मिलता और चैन से सुकून की नींद भी आती है और साथ में अच्छा मुनाफा होने की वजह से दादी दिन पर दिन खुश रहती और उनकी सेहत भी अच्छी रहती। दादी अब आपको मेरे साथ रहने में खुशी महसूस होती है ना? अब आपको अपनी पागल पोती पर विश्वास हो गया ना? मेरी प्यारी गुड़िया रानी, मुझे पहले भी तुझ पर यकीन था लेकिन जादुई पेड़ की वजह से आज तो ठीक हो गई और तूने मेरा सहारा बनकर मुझे हिम्मत दी है जीने की, वरना मैं तो कब की चली जाती। उस जादुई पेड़ का शुक्रिया जिसने तुझे अपनी जादुई छड़ी से ठीक कर दिया। और देखो आज हम कितने खुश हैं और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस प्रकार अब दोनों दादी पोती हंसी खुशी अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। दिल्ली शहर के एक छोटे से नगर में एक समिति थी जिसमें 8 से 10 परिवार रहते थे। उस भवन का नाम सुंदर भवन था। उसी एक घर में राधा अपने माता पिता के साथ रहती थी। राधा को पढ़ने लिखने का बहुत शौक और वो हमेशा मन लगाकर पढ़ाई करती थी और कक्षा में प्रथम आती थी। वो हमेशा स्कूल में हुई पढ़ाई घर आकर अपनी माँ को बताती थी। एक दिन राधा अपनी कक्षा में बैठी होती है, तभी कक्षा में टीचर आती है और सभी बच्चों से कहती है, बच्चों आज मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी बात बताने आई हूँ। तुम जानते हो करवा चौथ का त्योहार नजदीक आने वाला है। इस दिन सभी औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं, जिसकी पूजा चांद को देखकर की जाती है। क्या तुम सब जानते हो कि चांद धरती से बहुत दूर है?
इसलिए करवा चौथ के दिन स्कूल वालों ने सभी बच्चों को छुट्टी दी है, तो सभी बच्चे अपने माता पिता की घर में मदद करना, ठीक है? इतना कहकर टीचर कक्षा से बाहर चली जाती है और सभी बच्चे कक्षा में एक दूसरे से बातें करते हैं। अरे राधा, तुझे पता है मेरी मम्मी भी पापा के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है और वो हमेशा चांद की पूजा करके पापा की पूजा करती हैं। हाँ पिंकी, हमारे घर में भी ऐसा ही होता है, पर आज सुबह पापा कह रहे थे कि मौसम इस हफ्ते बहुत खराब रहेगा। अगर करवा चौथ पर चांद नहीं निकला तो फिर हमारी मम्मी अपना व्रत कैसे खोलेंगी? कक्षा में बातें करने के बाद सभी बच्चों की छुट्टी हो जाती है और घर जाते वक्त पिंकी और राधा साथ में बातें करते करते घर जाती हैं। पिंकी अपने मन ही मन सोचती है कि अगर सच में करवा चौथ वाले दिन चांद नहीं निकला तो उसकी माँ खाना कैसे खाएंगी और अपने पति की पूजा कैसे करेंगी। घर पहुँचने के बाद राधा अपनी माँ से कहती है, माँ आपको पता है धरती से चांद कितना दूर है, और एक बात बताओ, हम हमेशा करवा चौथ पर चांद की पूजा ही क्यों करते हैं? बेटी, चांद हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। चांद से हमें बहुत सारे लाभ होते हैं, जिस वजह से हम चांद की पूजा करते हैं। अगर हम चांद की पूजा नहीं करेंगे तो चंद्र देवता हमसे नाराज हो जाएंगे। राधा की माँ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, जिस वजह से वो राधा को सारी चीजें अच्छे से नहीं बता पाती है। बेटी, वैसे क्या बात है, आज तुम अचानक क्यों चांद के बारे में पूछ रही हो? हाँ माँ, आज स्कूल में हमारी टीचर ने हमें चांद के बारे में पढ़ाया और बताया कि करवा चौथ के दिन हमारी छुट्टी है और हम आपकी मदद करें। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद राधा अपने स्कूल का होमवर्क करने लगती है और शाम हो जाती है। राधा के पिता घर वापस आ जाते हैं। राधा सोफे पर बैठकर अपने प्रश्नों में खोई हुई थी। राधा को खोया हुआ देखकर उसके पिता राधा से पूछते हैं, क्या बात है राधा, आज मेरी बिटिया बहुत सोच में लग रही है। हाँ पापा, मैं ये सोच रही हूँ कि चांद धरती से कितना दूर है और क्या हम चांद पर नहीं रह सकते हैं? चांद धरती की ही तरह तो होता है। अरे अरे, एकदम से इतने सारे सवाल, लगता है आज तुम चांद के बारे में पढ़कर आई हो। चलो रुको, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ, फिर मैं तुम्हें सारी कहानी बताता हूँ। राधा चांद की कहानी सुनने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थी और वो अपने पापा का इंतजार करती है। जब सभी लोग खाना खा लेते हैं, उसके बाद राधा अपने माता पिता से बात करती है। राधा, तुम जानती हो चांद धरती से 3000 किलोमीटर दूर है और हाँ, चांद पर रहना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ पर रहने का कोई भी संसाधन नहीं है और न ही वहाँ पर ऑक्सीजन होती है। बिना ऑक्सीजन के रहना बहुत मुश्किल है। पापा, हमारी टीचर हमें चांद के बारे में बता रही थी और कह रही थी कि करवा चौथ का त्योहार आ रहा है जिसमें हम चांद की पूजा करती हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है। हाँ बेटी, करवा चौथ वाले दिन चांद की पूजा की जाती है। चांदनी शीतल माहौल और शांति प्रदान करता है, जिसमें हम आराम से अपनी नींद पूरी करते हैं। अब राधा ने अपने माता पिता का बहुत सर खा लिया था। राधा अपने कमरे में सोने चली जाती है। इसी तरह समय बीत रहा था और अब करवा चौथ का दिन आ जाता है। स्कूल की छुट्टी होती है। राधा सुबह जल्दी उठ जाती है। राधा की माँ का व्रत होता है तो वो अपनी माँ के कामों में उनका हाथ बटा देती है। माँ, आज आपने व्रत रखा है ना, तो आप ज्यादा मेहनत मत करो। आपको जल्दी ही प्यास लगने लगेगी और भूख भी लगने लगेगी, फिर आप चांद की पूजा नहीं कर पाओगी। तो आप आराम से बैठ जाओ, पापा और मैं घर के सारे काम कर लेंगे। अरे वाह, मेरी बिटिया तो बहुत ज्यादा समझदार हो गई है। ठीक है, मैं बैठ जाती हूँ और यहाँ पर बैठकर देखती हूँ कि तुम दोनों क्या क्या करते हो। कहीं तुम दोनों मेरा काम बढ़ा ना दो। इसके बाद राधा अपने पिता के साथ मिलकर घर के सारे काम कर लेती है और शाम के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बनाकर तैयार कर देती है। शाम के 8 बज जाते हैं, पर आसमान में कहीं चांद नजर नहीं आता। सभी लोग अपने अपने छत पर खड़े हुए थे और चांद के निकलने का इंतजार कर रहे थे, पर आसमान में तो घने बादल छाए हुए थे, जिस वजह से चांद नजर ही नहीं आ रहा था। माँ, चांद तो कहीं नजर नहीं आ रहा, अब क्या होगा? कुछ नहीं बेटी, थोड़ा देर और इंतजार करते हैं, चांद निकल जाएगा। पूजा की थाली तैयार करके और सारा सामान तैयार करके सभी लोग छत पर चांद के निकलने का इंतजार कर रहे थे। काफी देर हो जाती है और अब 10 बज जाते हैं,
परंतु चांद नहीं निकलता है। राधा की माँ को चक्कर आने लगते हैं और वो एक जगह बैठ जाती है। माँ, अब क्या होगा? अब खाना खा लो, चांद नहीं निकलेगा शायद। नहीं बेटी, मैं खाना नहीं खा सकती हूँ। जब तक चांद नहीं निकलेगा हमें इंतजार करना होगा। सभी लोग अपने छत पर खड़े हुए आसमान की तरफ देख रहे थे, पर चांद के निकलने का आसार नहीं थे। बादल बहुत ज्यादा घने थे। अपनी माँ की हालत देखकर राधा भी परेशान होती है। हे भगवान, आज चंदा मामा क्यों नहीं निकले हैं? सभी लोगों ने कितनी भक्ति और प्रेम भाव से व्रत रखा है। ऐसे तो एक एक करके सब लोग बेहोश हो जाएंगे। हमारी मदद करो चंदा मामा। राधा मन ही मन ये सारी विनती करती है और मन में सोचती है। तभी राधा के मन की बातें आसमान में उड़ रही रानी परी सुन लेती है। रानी परी देखती है कि पूरा सुंदर भवन चांद निकलने का इंतजार कर रहा है, पर घने बादल होने की वजह से चांद किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। तभी रानी परी सुंदर भवन पर आती है और कहती है, मैं आप सभी लोगों से ये अनुरोध करती हूँ कि आप सभी लोग मेरे साथ चलिए। मैं आप सबको अपने साथ चांद पर लेकर चलूंगी। बादल आज बहुत ज्यादा घने हैं, जिस वजह से चांद दिखाई नहीं दे रहा है। अरे वाह, आप तो परी है ना? मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आप हमेशा लोगों की मदद करती हैं। मैं आप ही को याद कर रही थी और आप आ गई। आप कितनी अच्छी हैं। परी को सुंदर भवन में देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सभी लोग चांद की पूजा करना चाहते थे। इसलिए वो रानी परी के साथ हवा में उड़कर चांद पर पहुंच जाते हैं। पूरा सुंदर भवन अब चांद पर था। अब सभी पत्नियां चांद की पूजा करने के बाद अपने अपने पतियों की पूजा करती है। पहली बार सुंदर भवन के वासियों ने चांद की पूजा इतने नजदीक से की थी और राधा ने भी चांद को इतने नजदीक से पहली बार देखा था। राधा को ये सब सपना महसूस हो रहा था। चांद की पूजा करने के बाद सभी लोग चांद पर इधर उधर घूमते हैं और वहाँ की शीतल हवाओं का आनंद लेते हैं। थोड़ी देर हो जाने के बाद रानी परी सुंदर भवन में सभी लोगों को उतार देती है और सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। राधा परी को धन्यवाद देती है। रानी परी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से सुंदर भवन के सभी लोगों ने चांद की पूजा की, नहीं तो सभी लोग एक एक करके बेहोश हो जाते। आपने एक बार फिर हम लोगों की मदद करके हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। इसके बाद सभी सुंदर भवन के लोग रानी परी को अलविदा कह देते हैं। पहले कभी भी वहाँ के लोगों ने ऐसी पूजा नहीं की थी। इसके बाद सभी लोग घर में स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खाते हैं और सो जाते हैं और इस तरह से उनका करवा चौथ का व्रत सफल होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मजेदार कहानियाँ रोज देखते रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जादुई विशाल लहंगा। बहुत समय पहले की बात है। पालमपुर गांव में सचिन अपनी पत्नी ज्योति और अपनी बेटी रेखा के साथ रहता था। उसका एक छोटा सा परिवार था। आपस में बहुत ही प्रेम से वे सभी लोग रहते थे। सचिन की एक फैक्ट्री थी जो गांव के बाहर एक बड़े से शहर में थी। सचिन के फैक्ट्री में बहुत सारे सुंदर सुंदर चमचमाते हुए अलग अलग प्रकार के लहंगे थे। सचिन की फैक्ट्री बहुत ही बड़ी थी, जिसमें हमेशा बहुत भीड़ रहती थी। सचिन अपनी फैक्ट्री में कुछ लड़कों को काम पर रखता है और वो लड़के लोगों को लहंगा दिखाया करते थे। पसंद आने के बाद फैक्ट्री के काउंटर पर बिल बनवाते थे। सचिन की पत्नी ज्योति बहुत ही समझदार और घरेलू महिला थी। वो अपने घर पर सभी काम किया करती थी और बाद में अपने पति सचिन की फैक्ट्री में मदद किया करती थी। सचिन की बेटी रेखा स्कूल पढ़ने जाया करती थी और वो अभी केवल 8 वर्ष की थी। रेखा भी बहुत ही होशियार और चतुर लड़की थी। वो किसी से भी हार नहीं मानती थी और कक्षा में सदैव प्रथम स्थान पर आती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सुबह ज्योति घर के काम कर रही होती है। ओ माय डियर वाइफ, आज आपने खाने में क्या बनाया है? जल्दी से नाश्ता लगा दो, मुझे अपने काम के लिए निकलना है। मुझे फैक्ट्री पर जाने के लिए देरी हो रही है। जी, अब टेबल पर बैठिए, खाना तैयार है, मैं बस अभी लगा देती हूँ। ज्योति टेबल पर खाना लगा देती है। तभी उसकी बेटी रेखा भी खाने की टेबल के पास आ जाती है।
गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग माँ। नाश्ते में क्या बना है? आज मुझे जल्दी से दे दो, मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ। अरे अरे, दोनों बाप बेटे घोड़े पर सवार हो रहे हो। जरा सी देर नहीं हुई कि यहाँ से भागने की लगी है। आराम से बैठ जाओ। आज मैंने खाने में सैंडविच बनाए हैं और तुम दोनों का लंच मैंने पैक कर दिया है। इस तरह तीनों लोग नाश्ता करने लगते हैं। नाश्ता करने के बाद रेखा अपने स्कूल के लिए निकल जाती है और सचिन अपनी फैक्ट्री पर काम करने के लिए निकल जाता है। यहाँ ज्योति घर के काम खत्म करके सचिन की फैक्ट्री में जाती है। दोपहर को जब रेखा स्कूल से आती है तो वो अपनी पढ़ाई करती है और थोड़ी देर के लिए सो जाती है। शाम हो जाती है। शाम को जब ज्योति और सचिन दोनों फैक्ट्री से घर आ रहे थे तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। वहाँ सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। क्योंकि सचिन की फैक्ट्री बहुत फेमस थी तो आसपास के लोग सचिन को पहचान लेते हैं और वो उन दोनों की डेड बॉडी लेकर उनके घर पहुंच जाते हैं। जब पड़ोस के लोग रेखा के घर का दरवाजा खटखटाते हैं तो रेखा घर के बाहर आती है। तभी उन लोगों में से एक महिला रेखा को सारी बात बताती है कि कैसे उसके माता पिता का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया। कुछ दिनों तक रेखा अपने घर में उदास रहती है और बैठे बैठे अपने माता पिता को याद करती है। एक दिन रेखा को अपने माता पिता की याद आती है। वो ठान लेती है कि वो अपने माता पिता के फैक्ट्री को आगे बढ़ाएगी। अगले दिन रेखा सुबह नाश्ता करके अपने पिता की फैक्ट्री पर पहुंच जाती है और वहां पर फैक्ट्री में अपने पिता के द्वारा बनाए हुए लहंगे देखने लगती है। क्योंकि रेखा अभी बहुत छोटी थी इसलिए रेखा को बिजनेस करना नहीं आता था तो वो अपने पड़ोस के अंकल का सहारा लेती है। पड़ोस के अंकल, जिनका नाम जितेंद्र था, वो फैक्ट्री को आगे बढ़ाने में रेखा की मदद करते हैं। ऐसे ही कुछ साल निकल जाते हैं और अब रेखा बड़ी हो जाती है। अब वो अपने पिता का बिजनेस खुद संभाल सकती है तो वो अपने अंकल जितेंद्र से कहती है, अंकल, आपने मेरी बहुत समय से बहुत मदद की है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकती हूँ। अब मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई हूँ तो मैं चाहती हूँ मैं अपने पिता का बिजनेस अब खुद संभाल लूँ। तो आप अपने लिए कोई अलग काम ढूंढ सकते हैं। बेटी, तुम यह क्या कह रही हो? शायद तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे पिता सचिन और मैं इस फैक्ट्री के मालिक हैं। हम दोनों ने पार्टनरशिप में यह बिजनेस शुरू किया था और अब तुम मुझे अलग होने के लिए कह रही हो। अंकल, आप ये क्या कह रहे हो? मेरे पिताजी ने मुझे ऐसी कोई बात नहीं बताई है। जरूर आप मुझसे झूठ कह रहे हैं ताकि आप हमारी फैक्ट्री के हिस्सेदार बन सके। मैं आपकी कोई बात से सहमत नहीं हूँ। देख रेखा, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? मैं कानूनी तौर पर इस फैक्ट्री का हिस्सेदार हूँ और अगर तूने मुझे यह हक नहीं दिया तो मैं तेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई करूँगा और तेरी पूरी फैक्ट्री अपने नाम करा लूँगा, समझी? अंकल, आपको जो करना है आप करिए। अगर आपके पास 10 फैक्ट्री का सुधार होने का कोई सबूत है तो आप मुझे लाकर दिखाइए। जितेंद्र एक बहुत ही तेज और चतुर आदमी था। वो नकली पेपर बनवा कर रेखा को दिखाता है, परंतु रेखा एक पढ़ी लिखी लड़की थी। वो पेपर्स को देखकर समझ जाती है कि ये पेपर नकली है। वो फोन लगाकर पुलिस को अपनी फैक्ट्री में बुला लेती है और सारी बातें पुलिस को बताती है। लाओ, फैक्ट्री के पेपर मुझे दिखाओ, मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूँ। जितेंद्र डर चुका था। वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। तभी पुलिस उसको पकड़ लेती है और उसके ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाती है। अब जितेंद्र इन सब का बदला रेखा से लेना चाहता था। वो ठान लेता है कि वो रेखा से बदला लेकर रहेगा। एक दिन रेखा अपनी फैक्ट्री में ताला लगाकर अपने घर चली जाती है। तभी जितेंद्र मौका देखकर उसके लहंगे की फैक्ट्री में आग लगा देता है और वहाँ से दबे पैर निकल जाता है। जब सुबह रेखा आकर देखती है तो उसकी फैक्ट्री बिल्कुल जलकर राख हो चुकी थी। वो चारों तरफ से जल रही थी। रेखा अपने फैक्ट्री की ये हालत देखकर बहुत दुखी होती है और अपने घर चली जाती है। रेखा अपने घर पर बहुत उदास रहने लगती है और खाना पीना भी नहीं खाती, जिसके कारण अब उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है और वो बीमार हो जाती है। एक दिन रेखा सोचती है कि इतनी बेकार जिंदगी जीने से अच्छा वो अपनी जान दे दे और वो छत से कूदने की कोशिश करती है। तभी एक परी आकर उसे रोक लेती है। तुम तो बहुत समझदार लड़की हो रेखा, फिर तुम ये कायरो वाले काम क्यों कर रही हो? मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि तुम जिंदगी से हार मान जाओगी।
आपको तो सब पता है परी जी, आप ही बताइए, अपने माता पिता के बिना अकेले इस दुनिया में किसके सहारे रहूं? यहाँ धोखेबाज लोग रहते हैं। नेहा, तुम बहुत नेक दिल लड़की हो, तुम हमेशा दूसरों की सहायता भी करती हो, इसलिए रानी परी ने मुझे यहाँ तुम्हारी सहायता करने के लिए भेजा है। परी जी, क्या आप मेरी सहायता कर सकती हैं? क्या आप मुझे मेरी फैक्ट्री वापस दिलवा सकती हैं? रेखा, मैं तुम्हें तुम्हारी फैक्ट्री तो नहीं दिला सकती, परंतु मेरे पास तुम्हारे लिए उससे भी अच्छा कुछ है। ये लो, ये परी लोग का जादुई विशाल लहंगा है। ये लहंगा कोई आम लहंगा नहीं है, ये लहंगा तुम्हारी सहायता करेगा। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ, मुझे परी लोग जाने में देरी हो रही है। रेखा उस जादुई लहंगे को देखने लगती है और वो लहंगा बहुत ही बड़ा था, बहुत चमकदार था। रेखा जब उस लहंगे के घर के अंदर जाती है तो वो बहुत हैरान रह जाती है। रेखा उस जादुई विशाल लहंगे में देखती है कि उसमें कई तरह तरह के लहंगे हैं। ये सब देखकर रेखा बहुत खुश हो जाती है। तभी उस घर से एक आवाज आती है, रेखा बेटी, तुम्हारा इस लहंगे के घर में स्वागत है। ये लहंगे का घर तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करेगा, अर्थात ये खाने के लिए तुम्हें स्वादिष्ट भोजन भी देगा और पहनने के लिए सुंदर और अच्छे वस्त्र देगा। तुम्हारी सभी जरूरतों का सामान ये जादुई लहंगा तुम्हें दे देगा। ये सब देखकर रेखा बहुत खुश होती है और उस लहंगे के घर में रहना शुरू कर देती है। उस लहंगे के घर में लगे लहंगे को बेचकर रेखा बहुत सारे पैसे कमाती है और बहुत अमीर हो जाती है और उस जादुई लहंगे के घर में हंसी खुशी अपने आगे का जीवन व्यतीत करने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।